लीमू के छिलके कैंसर से बचाते हैं और हड्डियां मजबूत करते हैं। केला खाने से कुव्वत में इजाफा और दिमागी कमजोरी दूर होती है। नहाने से पहले बालों में तेल लगाएं, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तेज गर्म पानी से कभी सर न धोएं, इससे सर में खुश्की पैदा हो जाती है। जिस बंदे कस्बा का नाश्ता बेहतरीन होता है, इसकी उम्र बढ़ जाती है। अदरक को पीस कर सर में डालने से जूं का खात्मा हो जाता है। निहारमुन किशमिश के 21 दिने खाने से जिस्म में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कपड़े पर स्याही का दाग लग जाए तो आस पर मोम लगाकर धोएं। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं वो घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। मोटी औरतें 3 चीजें रोजाना खाएं: खुश्क मेवाजात, अजवाइन और लीमू। उन चीजों के इस्तेमाल से एक हफ्ते में दुबली हो सकती हैं। आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजूहात नींद की कमी, बेसुकूनी, टेंशन और आलूदगी भी शामिल है। ख्वाब में सफर पैदल करना कारोबार कामयाब होगा। कलौंजी का तेल 10 कतरे रोजाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। दिमागी काम करने वाले के लिए लाजवाब है। शुगर के मरीज खीरा जरूर खाइए। शुगर के मरीजों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। जो लोग मछली खाते हैं वो दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। ऐसे लोग जिनको सांस की तकलीफ है उनको चाहिए कि मूली खाएं, क्योंकि इससे सीने की जकड़न कम होती है और सांस रवानी से आती है। रोजाना रात को जैतून के तेल के साथ चेहरे पर हल्का सा मसाज करें, ताजगी बरकरार रहेगी और चेहरे की जल्द खुश्की से महफूज रहेगी। 50 साल की उम्र में 25 की नजर आए। हफ्ते में 2 दफा बादाम का पाउडर और अरक गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए स्किन पर लगाने की रूटीन बना लें। आपकी स्किन टाइट और झुर्रियों से पाक रहेगी। बदन में मर्दाना ताकत के लिए सुबह निहारमुन जैतून का तेल गर्म दूध में डालकर पी लिया करें। आंखों के नीचे रोगन बादाम का तेल लगाने से आंखों की चमक और खूबसूरती निखर जाएगी। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे की कमजोरी खत्म हो जाती है। जिसके पेट में रसोली का मसला हो वो निहारमुन दालचीनी का कहवा बनाकर पिए। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से ये दाग गायब हो जाते हैं। इमली का शरबत पीने से गर्मी नहीं लगती। जिसमें ताकत और खून की कमी दूर करने के लिए टूट का इस्तेमाल करें। मुनक्कासिया, मिस्री, इलो बुखारा और अंजीर, ये सब चीजें 10 तोला लेकर सबको पीस कर 8 खुराक बना लें। हर खुराक पानी में भिगोकर सुबह निहारमुन खाली पेट पी लें। सोने से पहले लीमू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। हमल के दौरान ये 2 चीजें खाएं जो करे आपके होने वाले बच्चे का निंग साफ और बनाए ज़हीन। ख़वातीन को चाहिए कि दौरान हमल आम, बादाम, नारियल और सबसे ज्यादा अंगूर का इस्तेमाल करें। अगर किसी बच्चे को बदनजर लगी हो तो वास को उतारने के लिए बावजू हालत में 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ कर दम करें। अव्वल और आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह नजर बद खत्म हो जाएगी। हर वक्त बावजू रहने से इंसान पर कोई जादू असर नहीं करता। दाल खाने से खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। ज़ुबान पर छाले पड़ जाएं तो निहारमुन दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बुना लें और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता के इस्तेमाल से आंखों की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके चेहरे पर जलने का निशान है, माल्टिकार्स लगाते रहें, जला हुआ निशान खत्म हो जाएगा। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और सब्ज रंग की शिमला मिर्च को देखो, नजर तेज हो जाएगी। अंडे की सफेदी जली हुई जगह पर लगाने से चलाना पड़ता। कच्ची अदरक हर खाने में शामिल कर ली जाए, पेट के दर्द के लिए मुफीद है। जो जैतून का तेल सर में लगाया खाए, इसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आएगा। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। मुबाशरत के फौरन बाद पेशाब करना चाहिए, इससे पथरी पैदा नहीं होती। ज्यादा अंडा खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर करता है। हर मर्ज से शिफा के लिए इस्लाम 111 मरतबा पढ़कर मरीज पर दम करें, उसे शिफायाबी हासिल होगी। रात सोते वक्त 7 दाने बादाम छीले हुए हमरा 1 तोला मिस्री के खा ले जाएं तो नजर तेज होती है। बवासीर के मरीजों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं।
मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। एक लड़की हर रोज दुकान पे एक सीडी लेकर आती और कहती, अंकल ये ले लो, बस मुझे 100 रुपया दे दो, मैंने खाना खाना है। मैं इस लड़की को डांट कर भगा देता। एक दिन वो सीडी काउंटर पे भूल गई। मैंने सीडी लगाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस सीडी में तो इस सोमवार था। मैं अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों के इंतजार में बैठा हुआ था। काफी देर हो गई थी लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया था। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करते हुए तकरीबन 20 साल होने वाले थे। मेरी दुकान के साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें थी और हम सब अपने अपने हिस्से का रिस्क कमा रहे थे। हमने कभी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं की थी। मेरा नाम असगर है और मेरी उम्र 42 साल के लगभग थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो इंस्टॉलमेंट का काम करते थे। अल्लाह के फजलो करम से उनकी दुकान बहुत चलती थी और वो हर महीने अच्छा कमा लेते थे। उनके फौत हो जाने के बाद वो दुकान बंद कर दी गई और मैंने उनका सारा सामान अपनी दुकान में शिफ्ट कर लिया। मेरे वालिद साहब बेहद ईमानदार शख्स थे। उनकी कामयाबी का राज उनकी ईमानदारी थी। वो मुझे भी यही कहते थे कि असगर बेटा, कुछ भी हो जाए ईमानदारी का हाथ कभी ना छोड़ना। जिस दिन तुमने बेईमानी करनी शुरू की तो तुम्हारे रिस्क में न सिर्फ कमी आना शुरू हो जाएगी बल्कि बरकत भी उठ जाएगी और तुम हर वक्त परेशान रहोगे। थोड़ा कमाओ लेकिन हक हलाल का कमाओ। यही वजह थी कि मैंने वालिद साहिब की बात अपने दिल और दिमाग में बिठा ली थी और ईमानदारी से कारोबार करता था। मेरी ईमानदारी का नतीजा ही था कि अल्लाह ने मेरे रिस्क में बरकत डाल रखी थी। इसने कभी मुझे किसी का मोहताज नहीं किया था। घर में कभी तंगदस्ती नहीं हुई थी। खुशहाली का दौर दौरा था। मैं अपने बच्चों को भी वालिद साहिब का दिया सबक पढ़ाता था और मेरे बच्चों ने अहद किया था कि हम कभी भी किसी काम में बेईमानी नहीं करेंगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि ग्राहकों की आमद और रफ्त शुरू हो गई। दोपहर तक मैंने अच्छा खासा कमा लिया था। गर्मियों का मौसम था इसलिए दोपहर को ग्राहकों की आमद और रफ्त जरा कम हो जाती थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को देखने में मगन था कि एक लड़की मेरी दुकान में दाखिल हुई। इस लड़की की उम्र 12 साल थी। शक्ल सूरत और लिबास से वो कचरा चुनने वाली लगती थी। इसके सर के बाल खिचड़ी बने हुए थे, पैर नंगे थे और उसने अपनी कमर पर एक बोरी लादी हुई थी जो शायद खाली थी। मेरा ख्याल था कि वो फकीरनी थी और मुझसे खैरात मांगने आई थी। लेकिन जब मैंने इसके हाथ मैं एक सीडी देखी तो मैं चौंका। मैंने इससे पूछा कि क्या चाहिए। इसने सीडी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहिब जी ये सीडी ले लें और मुझे 100 रुपया दे दे। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि ये सीडी तो 20 रुपए की भी नहीं होगी और तुम मुझसे 100 रुपए मांग रही हो। चलो जाओ, शाबाश, किसी और को जाकर बेचो। लड़की ने मिन्नत भरे लहजे में कहा कि साहिब जी अब सीडी का 100 रुपए दे दे, मैं भूखी हूँ, मैंने खाना खाना है। मैंने उसे 10 रुपए दिए और कहा कि ये लो और जाओ यहाँ से। लेकिन वो बजिद रही, मजबूर ना मुझे इसे डांटना पड़ा। वो डांट खाकर मेरी दुकान से निकली और दूसरी दुकान में चली गई। मुझे इस दुकान के मालिक की आवाज़ वाज़े सुनाई दी। इसने भी इसे डांट डपट कर भगा दिया। वो अजीब ही लड़की थी, मामूली सी सीडी के 100 रुपए मांग रही थी। वैसे भी मेरा सीडीज का कारोबार नहीं था इसलिए अगर मैं वो सीडी खरीद भी लेता तो मेरे लिए वो फजूल थी। मैं फिल्में और ड्रामे नहीं देखता था। घर में भी तो चलता था। मेरी बीवी और बच्चे तो ड्रामे देखते थे लेकिन मैं अपने कमरे में चला जाता और किताबें पढ़ता था। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। मेरी लाइब्रेरी में हर किस्म की किताबें थी, मसलन दीनी किताबें, नावल्स, मिजाहिया किताबें शामिल थी। मैं अपने बच्चों को भी यही तरगीब देता था कि कभी किताब से नाता ना तोड़ना। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। मालूमाती किताबें पढ़ने से हम घर बैठे ही दुनिया भर की सैर कर लेते थे और हमें मालूमात भी मिल जाती थी। अगले दिन वही कचरा चुनने वाली लड़की दोबारा मेरी दुकान में आ गई। इसके पास वही सीडी थी और उसकी वही रट थी कि साहिब जी ये सीडी ले लें और मुझे 100 रुपए दे दे, मैं भूखी हूँ और मैंने खाना खाना है। मैंने इस रोज भी इसे डांट कर भगा दिया। मेरी दुकान से निकलकर वो फिर दूसरी दुकानों पर गई लेकिन किसी ने भी इससे सीडी ना खरीदी और न ही इसे पैसे दिए। बालाखर इस लड़की को वहां से भागना पड़ा और मैं सोचता रह गया कि वो कैसे वालिदैन हैं जिन्हें अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। वो अपने बच्चों और बच्चियों को मुआशरे का एक कारामद और बेहतरीन फर्द बनाने की बजाय उन्हें कचरा चुनने पर लगा देते हैं और खुद बैठकर इन बच्चों को मिलने वाली भीख से ऐश करते हैं। मेरी बेटी यास्मीन भाइयों से बड़ी थी और वो शादी की उम्र को पहुंच
चुकी थी। इन दिनों इसके लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कई रिश्ते देखने के बावजूद हमें हमारे मेयार का रिश्ता नहीं मिला था। हम चाहते थे कि हमारा दामाद बहुत अच्छा हो, कमाता हो और हमारी बेटी को इज्जत व एहतराम से रखे। फिर एक ऐसा रिश्ता अभी गया था। लड़के का नाम जुनैद था। वो आला तालीम याफ्ता और वो महकमा पुलिस में एसपी के ओहदे पर फाइज था। बहुत ही अच्छा और अखलाक वाला लड़का था। मेरी बीवी को तो पहली ही नज़र में जुनैद पसंद आ गया था। मैंने उसके बारे में छानबीन की तो वो हमारे मेयार पर पूरा उतरा। वो 2 बहनों का इकलौता भाई था। इसके वालिद हयात नहीं थे। उनका घराना बहुत अच्छा था, चुनांचे हमने इस रिश्ते पर हाँ कर दी। वो लोग मंगनी के कायल नहीं थे, डायरेक्ट शादी करना चाहते थे। जुनैद का कहना था कि इस्लाम में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं मंगनी नहीं करना चाहता। चुनांचे मैंने यास्मीन की शादी जिनीनत से इंतहाई सादगी में कर दी और वो अपने पिया घर चली गई। एक बेटी के फर्ज से मैं सुबुकदोश हो गया था। अब सिर्फ एक बेटा और एक बेटी रह गए थे। बेटी का भी अच्छा रिश्ता आया तो मैं उसकी भी शादी कर दूंगा। शादी के बाद जुनैद कई बार अपनी बीवी यानी मेरी बेटी के साथ हमारे घर आया था। वो मेरी बेटी की तारीफें करता नहीं थकता था। वो कहता था कि आपकी बेटी के मेरे घर आने से घर जन्नत जैसा लगने लगा है। उम्मी और मेरी बहनें भी इससे बहुत खुश हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि मेरी बीवी ने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की थी। एक शाम में दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर बैठा घर जा रहा था। इशा का वक्त होने वाला था। जिस सड़क से मैं गुजर रहा था, इस इलाके में लोड शेडिंग थी और सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। वो 2 लड़के थे जिन्होंने चेहरों पर कोरोना वाले मास्क लगाए हुए थे। उनकी आंखें दिखाई देती थी। उनकी मोटरसाइकिल की हेडलॉक बंद थी, गोया उन्होंने अंधी मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरा ताक़ुब किया था। उन्होंने मुझे रोक लिया। एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे पास आया। इसके हाथ में पिस्तौल था। उसने आते ही पिस्तौल मेरे सर से लगाते हुए कहा, अंकल तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी से निकाल कर मेरे हवाले कर दो, और हाँ, शोर मचाने की जरूरत नहीं है वरना नुकसान उठाओगे। मैं इस सूरत हाल पर घबराया जरूर था, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल कर लिया और कहा, देखो बच्चों में एक शरीफ और ईमानदार आदमी हूँ। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दो। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में बैठे हैं। मेरा ख्याल था कि शायद उनको मुझ पर तरस आ जाएगा और वो चले जाएंगे, लेकिन वो तो क्रिमिनल जहन के थे। उन पर मेरी बातों का जरा भी असर न हुआ। पिस्तौल वाले लड़के ने कहा, अंकल हम तुम्हारी इमोशनल बातों में नहीं आने वाले। हमारे सीनों में दिल नहीं पत्थर हैं, इसलिए शराफत से सब कुछ मेरे हवाले कर दो वरना जान से जाओगे। जल्दी करो। इसकी धमकी पर मैं डर गया। जाहिर है मैं अकेला था और वो 2 थे। एक लड़के के पास पिस्तौल भी था। अगर मैंने उसके हुक्म की तामील न की तो वो वाकई मुझे शूट कर देगा। चुनांचे मैंने अपनी जान बचाने की खातिर जेब में जितने भी पैसे थे इसके हवाले कर दिए। मोबाइल फ़ोन देना चाहा तो इसने वो लेने से इनकार कर दिया और कहा कि है मैं मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सस्ते वाला मोबाइल है, इसे तुम अपने पास ही रखो। ये कह कर वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए और मैं अफसोस करता रह गया। मेरी जेब में 20,000 रुपए थे जो वो डाकू लड़के लूट कर ले गए थे। इन दिनों डकैती वारदातें उरूज पर थीं। हर रोज़ बहुत सारे लोग इन डाकुओं के हाथों लट रहे थे, लेकिन एक भी डाकू नहीं पकड़ा जा सका था। पुलिस भी उनकी सरकोबी के लिए कोशां थी। मुझे हैरत नहीं थी कि डाकू लड़कों ने मेरा मोबाइल फ़ोन मुझे क्यों वापस कर दिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन काफ़ी पुराने मॉडल का और बटनों वाला था जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये थी। मैं परेशान हालत में घर पहुंचा तो मेरा दामाद जुनैद और मेरी बेटी यास्मीन आए हुए थे। मेरे देर से पहुंचने की वजह पूछी तो मैंने सारी बात बता दी। मेरी बेटी यास्मीन जल्दी से मेरे पास आई। इसने तशवीश से पूछा, अबू आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डाकुओं ने आपको तो कुछ नहीं कहा ना? उसकी वालेहाना मोहब्बत पर मैं मुस्करा दिया और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, बस मुझसे पैसे लिए और चले गए। इसी लम्हे जुनैद ने कहा, शुक्र है अंकल आपको कुछ नहीं हुआ। इन डाकुओं ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं अभी इलाके की नाकाबंदी कराता हूँ, उम्मीद है वो दोनों लड़के पकड़े जाएंगे। जिनीनद ने मुझसे डकैत लड़कों का हुलिया पूछा और फिर उसने थाने में कॉल करके शहर की नाकाबंदी करा दी। जितनी देर में पुलिस नाकाबंदी करती इतनी देर में वो डाकू छप भी गए होंगे। जुनैद के कहने पर मैंने थाने में रिपोर्ट भी कर दी थी और पुलिस डकैत लड़कों की तलाश में थी। जुनैद ने बताया था कि शहर में मुख्तलिफ डकैत गिरोह काम कर रहे हैं, सब ने अपने अपने इलाके मखसूस किए हुए हैं। कोई डकैत गिरोह दूसरे गिरोह के इलाके में मुदाखलत नहीं करता। पुलिस को काफ़ी अरसे से उनकी तलाश है, लेकिन किसी भी गिरोह का कोई रुकन हाथ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक रुकन के
पकड़े जाने की देर थी, फिर इससे सब कुछ उगलवा लेना था। मैं दुकान पर बैठा डकैत लड़कों के बारे में सोच रहा था। वो दोनों जवान लड़के थे, मेहनत से कमाने की बजाय हराम कमाई कर रहे थे, खुद भी हराम खा रहे थे और अपने घर वालों को भी हराम खुला रहे थे। मुझसे 20,000 रुपए लूट कर वो कितने दिन खा लेंगे जितना वो लोगों को लूटते हैं, और अल्लाह पाक इससे ज्यादा उनसे निकलवा देता है, बीमारी की सूरत में या किसी और नुकसान की सूरत में। यह कानून कुदरत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ही देर गुजरी थी, वही कचरा चुनने वाली लड़की सीडी लेकर आ गई। मैं हैरान था कि इतने दिन गुजरने के बावजूद किसी ने इससे सीडी नहीं खरीदी थी, और वो आज दोबारा सीडी फरोख्त करने आ गई थी। इसने फिर वही कहा कि साहिब जी, ये सीडी ले लो और मुझे 100 रुपए दे दो, मैं भूखी हूँ, मैंने खाना खाना है। मैंने इससे कहा कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हें खाना खुला देता हूँ, लेकिन मैं ये सीडी नहीं लूँगा। मेरा ख्याल था कि वो लड़की खाने का सुनकर मान जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। इसने वही कहा कि ये सीडी ले लो और 100 रुपए दे दो। बालाखर मैंने इसे डांट डपट कर भगा दिया। कुछ देर के बाद वो मुख्तलिफ दुकानों से होती हुई वापस जा रही थी, किसी ने भी इससे सीडी नहीं ली थी। मुझे समझ नहीं आती थी उसे वो सीडी मिली कहाँ से थी जिसे इसने संभाल कर रखा हुआ था। अगले दिन वो दोबारा आई तो मैंने इससे पूछा, ये बताओ ये सीडी तुम्हें मिली कहाँ से है जिसे तुमसे संभाल कर रखा हुआ है। लड़की ने जवाब में कहा कि एक दिन मैं कचरा चुन रही थी कि एक घर के बाहर एक कार खड़ी थी और एक आदमी बैग उठाकर कार की तरफ जा रहा था। जब वो कार में बैग रखने लगा था तो उसके बैग से ये सीडी गिर गई थी। इसके जाते ही मैंने उठा ली और यही समझी कि शायद ये बहुत कीमती होगी, मैं इसे बेच कर अपने लिए जूती खरीदूंगी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। इस दिन भी इसने वो सीडी मुझे फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं ली थी। मुझे मालूम था कि इस सीडी में सिवाय नाच गाने के और कुछ नहीं होगा। अमीर लोग अक्सर दौरान सफ़र गाड़ियों में सीडी प्लेयर चला लेते हैं और गानों से महजूज होते हैं। पुलिस अभी तक इन डकैत लड़कों का सुराग नहीं लगा सकी थी, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी हुई थी। मेरा दामाद एसपी जुनैद मुझसे शर्मंद होता था कि मैं पुलिस में होने के बावजूद अपने ससुर के डकैत नहीं पकड़ सका। मैं उसकी बात सुनकर हंस देता था कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आज के डकैत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके पकड़े जाने का इम्कान बहुत कम होता है। मैंने जुनैद से कहा कि अगर डकैत लड़के नहीं पकड़े जाते तो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि इसने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था, वरना अगर मैं चू चरा करता तो वो मुझे गोली भी मारकर ढेर कर सकता था। कुछ अरसे के बाद मुझसे फिर वैसा ही वाकया हो गया। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था, मेरी जेब में 10,000 की रकम थी। वो वही डकैत लड़के थे जिन्होंने मुझसे पहले भी डकैती थी। इस मर्तबा वो 2 की बजाय 3 थे। उन्होंने मुझे एक सुनसान जगह पर रोक लिया और उसी लड़के ने मुझसे रकम का मुतालबा किया। उसने पिस्तौल मेरी कनपटी पर रख दिया था। मैंने इससे कहा, बेटा क्यों डकैतियां करके अपने वालिदैन की इज्जत खाक में मिला रहे हो? मुझे तुम शक्ल से तो अच्छे घराने के लगते हो, तो मुझे पहले भी लूट चुके हो। खुदा के लिए आज मुझे माफ़ कर दो, मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए हैं और कल मैंने दुकान का किराया अदा करना है। मेरी बात का उन लड़कों पर ज़रा भी असर न हुआ। वो मुझसे 10,000 रुपए के अलावा मेरी कलाई में बंधी कीमती घड़ी भी उतरवा कर ले गए और मैं उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बड़े नुकसान से बच गया हूँ। वो मुझसे मेरी मोटरसाइकिल भी छीन सकते थे। घर पहुंचकर जब मैंने दूसरी बार होने वाली डकैती के बारे में बताया तो मेरे बेटे और बीवी परेशान हो गए। साथ ही उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम किसी बड़े जानी और माली नुकसान से बच गए थे। मेरी बीवी ने कहा कि असगर साहिब अब रोज़ाना दुकान से जल्दी निकल आया करें, आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए वो डकैतियां ही मार रहे हैं। मैंने बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और ख़ुद से अहद कर लिया कि न सिर्फ घर जल्दी जाऊंगा बल्कि रास्ता भी बदल कर जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा जहां लोगों का रश होता था। चुनांचे अगले रोज मैंने वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और दुकान जल्दी बंद करके घर रवाना हो गया। वो रास्ता कदरे दूर पड़ता था लेकिन महफूज था। यहाँ डकैती होने का इम्कान बहुत कम था। अगर कोई डकैती करने की कोशिश करता भी तो लोगों ने इसे नहीं छोड़ना था। वो कचरा चुनने वाली लड़की भी रवाना ही मेरी दुकान पर सीडी फरोख्त करने आती थी। कई बार तो मैंने इसे वहीं बिठाकर खाना भी खिलाया था, लेकिन वो सीडी बेचने पर बज़िद थी। खाना खाने के बाद वो चली गई, लेकिन अपनी सीडी मेरी दुकान के काउंटर पर ही भूल गई। मैंने वो सीडी उठाकर दराज में रखी कि जब वो कल आएगी तो मैं उसे सीडी वापस कर दूंगा, मगर कई दिन गुजर गए और वो लड़की
दोबारा कहीं भी दिखाई ना दी। मुझे परेशानी हुई। मैंने दराज से सीडी निकाल कर देखी। वो सीडी अच्छी हालत में थी। इस पर मोटे मार्कर से MP3 लिखा हुआ था। पहले मेरा दिल किया कि मैं उसे सीडी प्लेयर में लगा कर देखूं, लेकिन फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया और दराज में रख दी। अगर मैं फिल्मों और ड्रामों का शौकीन होता तो शायद मैं इस सीडी को चलाकर देख लेता। 1 हफ्ता गुजर गया और वो कचरा चुनने वाली लड़की कहीं भी दिखाई ना दी और न ही दोबारा मेरी दुकान पर आई। मैंने साथ वाले दुकानदारों से भी लड़की के बारे में पूछा। सब ने यही बताया कि काफी दिनों से वो दोबारा दिखाई नहीं दी। दिन गुजरते रहे, न ही वो लड़की मेरी दुकान पर दोबारा आई और न ही मुझे लौटने वाले डकैत लड़के पकड़े गए थे। अगले दिन मालूम हुआ था कि हमारी मार्केट के एक दुकानदार के साथ रात को डकैती हो गई थी। डकैत इससे गिन पॉइंट पर 60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। मार्केट के ताजिरों ने अंजुमन ताजरान के सदर की सरकर्दगी में एक एहतजाजी रैली निकाली थी और पुलिस से मुतालबा किया था कि वो डकैतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम बरामद कराए। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ताजिरों ने तशवीश का इजहार किया था और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस ने ताजिरों से वादा किया था कि हम बहुत जल्द डकैतों को गिरफ्तार कर लेंगे और अब की लूटी हुई रकम भी बरामद करा देंगे। कुछ ताजिरों ने तो पुलिस पर तनकीद की थी कि पुलिस में काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो डकैतों के साथ मिले हुए होते हैं। ये सच भी था।